Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am covering the next topic of your chapter 1 of history, that is the nationalism in Europe. In my previous video, I explained you about the unifications of Germany as well as Italy, in which we learned that how the Germany become a nation and Italy become a nation. Here in this map, you can easily see this is the मैप ऑफ इटली बिफोर यूनिफिकेशन. इतना डिवाइड था, बट आफ्टर यूनिफिकेशन ये पूरा का पूरा यूनाइट हो गया और एक स्टेट बन गया. ठीक है, चलिए नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. टुडे माय टॉपिक इज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, इन विच वी लर्न अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ Britain. Britain is also just like Italy and Germany is divided into many parts, and now there are many ethnic groups also. And after the nationalism, after the revolution, it become a nation state. And why it said a strange case of Britain, we will learn about it. Okay, chaliye. The model of nation or nation state, some scholars have argued in Great Britain. In Britain, the formation of nation state was not the result of sudden upheaval or revolution. देखिए, मॉडल ऑफ नेशन स्टेट और नेशन स्टेट, मॉडल जो हम यूरोपियंस एक नेशन स्टेट का लेकर चल रहे थे, स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग शायद वो मॉडल जो था वो ग्रेट ब्रिटेन ही था. ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे नेशंस जो थे वो ऐड हुए थे. ठीक है, अब ब्रिटेन जो था, जो नेशन स्टेट बना, वो एक सडन इंसिडेंट नहीं था, एक सडन मूवमेंट नहीं थी, वो रिजल्ट ऑफ सडन अपफील और रेवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं था. ठीक है, इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस. लॉन्ग प्रोसेस था. देयर वॉज नो ब्रिटेन नेशन पीरियड टू 18th सेंचुरी. ब्रिटेन नाम का कोई नेशन ही नहीं था 18th सेंचुरी में. The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones. और प्राइमरी आइडेंटिटीज़ जो लोग ब्रिटिश के नाम से जानते थे वो एथनिक ग्रुप था, यानी कि एक रेस का ग्रुप था, एक कास्ट का ग्रुप था, जिसे ब्रिटिश एस्लीज कहा जाता था. ठीक है, सच एज इंग्लिश, वेलिश, स्कॉट और इरिश, इन सबको इसी नाम से जाना जाता था. All of these ethnic groups had their own culture and political traditions. और इन सभी ethnic groups की अपनी अपनी culture थी, अपने अपने political traditions थे. But as the English nation steadily grow in the wealth, जैसे जैसे English nation grow होते गए wealth में, यानी कि rich होते गए, और इसके साथ important होते गए, powerful होते गए, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइलैंड. और वो एबल हो गए, उनमें कैपेबिलिटी आ गई उस आइलैंड के अदर नेशंस को इन्फ्लुएंस, प्रभावित करने की, अपने एरिया को एक्सटेंड करने की. ठीक है, अब क्या हुआ? द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688 at the end of protracted conflict was instrument through which a nation state with England at its center came to be forged. क्या हुआ कि इंग्लिश पार्लियामेंट जिसको पावर मिली मोनार्की के साथ 1688 में, प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, उन बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, बहस हुई, और उनमें बहुत चीज़ें को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए कि नेशन स्टेट क्या है. विद इंग्लैंड इट्स सेंटर, इंग्लैंड बीच में था, केम टू बी फोर्स्ड, और वो फोर्स कर रहा था कि मुझे नेशन स्टेट बनाया जाए. द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. अब देखो प्रोसेस कितना लंबा चल रहा है, पहले तो वो समझो. उसने कहा कोई रेवोल्यूशन का कोई शॉर्ट टाइम पीरियड का रिजल्ट नहीं था, तो वो सही कह रहा है. देखो प्राइमरी आइडेंटिटीज सबकी अलग अलग थी. इंग्लिश, वेलिश, जस्ट सी, प्राइमरी आइडेंटिटीज सबकी अलग अलग थी. इंग्लिश, वेलिश, स्कॉट और इरिश, राइट. उसके बाद उन सब की अपनी अपनी कल्चर थी, अपने अपने पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे. धीरे धीरे वो अमीर होते गए, इम्पॉर्टेंट होते गए और पावरफुल होते गए.
और उन्होंने आइलैंड के दूसरे नेशंस को अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया। अब एग्जैक्टली सबको ज्वाइंट होने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, बहुत सारी बातें हुई। इंग्लिश पार्लियामेंट ने ये कहा कि हम क्या करेंगे, पावर अपने हाथ में लेंगे मोनार्क के साथ 1688 में, ठीक है। बट अब कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रहा था कि एग्जैक्टली पावर नेशन स्टेट किसे माना जाए, किसे बनाया जाए। अब इसमें भी क्या हुआ कि अब इसमें क्या हुआ कि 1688 में जब प्रोटेक्ट कॉन्फ्लिक्ट वाज इंस्ट्रूमेंट थ्रू द नेशन स्टेट विद इंग्लैंड इट्स सेंटर, की सेंटर में कौन सा स्टेट है, इंग्लैंड, ठीक है। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ, ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म्ड हुआ। इट मीन्स इंग्लैंड जो था एबल टू इम्पोज इट इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, वो अपना जो प्रभाव था वो स्कॉटलैंड पर डालने में सक्सेसफुल रहा, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट हैंस फोर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसमें भी ज़्यादातर कौन थे, इंग्लिश मेंबर्स थे, ठीक है। अब द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन द स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर सिस्टमेटिकली, अब हुआ क्या कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में के ज़्यादा मेंबर थे, ब्रिटिश के ज़्यादा मेंबर थे इन द पार्लियामेंट। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी meant that Scotland distinctive culture और political institutions systematically suppressed। अगर ये माना जा रहा था कि अगर सिर्फ ब्रिटिश बात को माना जाए तो हम जो स्कॉटलैंड वासी हैं वो अपनी कल्चर को दबा पाएंगे, दब जाएगी उनकी कल्चर, उनको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, ठीक है। द कैथोलिक क्लैन्स दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड suffered terrible repression। The Catholic clans inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression। उनको बहुत ज़्यादा रिप्रेशन जो है वो फेस करना पड़ा स्कॉटिश लोगों को जो कि वहाँ पर रहते थे, ठीक है। When they attempted to assert their independence, जब उन्हें वो फ्रीडम के लिए कहते थे तो उनको फ्रीडम नहीं मिलती थी, और ब्रिटिश जो थे वो उनको दबाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, द कैथोलिक क्लैन्स इनहेबिटेड स्कॉटिश सफर टेरिबल रिप्रेशन व्हेन देयर अटेम्प्ट टू एसर्ट देयर इंडिपेंडेंस, जब वो इंडिपेंडेंस मांगते थे। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वियर देयर नेशनल ड्रेस, उनको मना किया गया अपनी लैंग्वेज और अपनी ड्रेस पहनने से। लार्ज नंबर्स वर फॉर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, और बहुत सारे लोगों को उनके घरों से यानी स्कॉटलैंड से बाहर निकाल दिया गया। आयरलैंड भी सिमिलर फेट में था। कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, उसमें दो लोग थे, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। ये कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन कम्युनिटी की दो कम्युनिटीज़ है, ठीक है। तो अब दोनों तरह के लोग आयरलैंड में रहते थे। इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स टू आयरलैंड टू इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्ज कैथोलिक कंट्री, ठीक है। कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। देखिए एक बार मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, यहाँ पर पहले यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम किन दोनों के बीच में हो रही थी, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है। वो जो छोटे छोटे कंट्रीज़ थे वो मिल गए, वेल्स, ठीक है। अब स्कॉटलैंड को भी फ्री मांग रहे थे बट ऐसा नहीं हुआ। आयरलैंड में भी सेम प्रॉब्लम चल रही थी, और जो इंग्लिश थे वो प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प कर रहे थे और कैथोलिक को दबाने की कोशिश कर रहे थे। कैथोलिक रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड, उनके रिवॉल्ट को सप्रेस किया गया। आफ्टर ए फेल्ड रिवॉल्ट लेड बाय वुल्फ टॉन एंड हिज, अब ये जो रिवॉल्ट हुआ वुल्फ टॉन और हिज यूनाइटेड इरिशमैन, आयरलैंड वॉज फोर्सबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801, और आयरलैंड को फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम में 1801 में मिला लिया गया। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्ज्ड, एक नया ब्रिटिश नेशन बन गया। प्रोपोगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, जिसमें ज़्यादातर इंग्लिश कल्चर थी। एंड द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन
द ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम, king language, English language were actively promoted, and older nations survived only as subordinate patrons in this union. ठीक है, अब यूनाइटेड किंगडम एक यूके जो है वो बन गया. ठीक है, और यूके में सब आ गए, जो स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ऑल दीज आर अंडर यूके, क्योंकि जो रिवॉल्ट लेड की गई थी बाय द वॉल्फटोन वो दबा दी गई थी. ठीक है, और अब यहाँ पर सब कुछ ब्रिटेन के अकॉर्डिंग ब्रिटिश फ्लैग बनाया गया जिसमें यूनियन जैक था. नेशनल एंथम ली गई जो गॉड सेव आर नोबल किंग. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी गई, और इस तरह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन दैट इज़ यूके बन गया. ठीक है, तो दिस इज़ योर यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. ये आपका यूनिफिकेशन है ग्रेट ब्रिटेन का. अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ विजुअलाइजिंग द नेशन. इस टॉपिक को मैं बता देती हूँ आपको, बस इससे ज़्यादा नहीं हम आज करेंगे. एग्जैक्टली बच्चे इस टॉपिक में है क्या. देखो यहाँ पर हमने अभी तक यूनिफिकेशन पढ़ा. यूरोप के वन नेशन में 3 नेशंस बने, जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन. ओके, नाउ अब पूरा यूरोप में नेशनलिज्म की जो भावना आ रही थी वो कैसे आ रही थी. जैसे कि मैंने आपको इंडिया का नेशनलिज्म पढ़ाया था तो बताया था कि उसमें पिक्चर्स का और सॉन्ग्स का, रेवोल्यूशनरी सॉन्ग्स का, पेट्रोटिक सॉन्ग्स का, फोक सॉन्ग्स का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल था. उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने भारत माता की पिक्चर बनाई, भारत को एक माँ के रूप में दर्शाया. ये सब कुछ किस लिए किया गया था. ये सब कुछ किया गया था नेशनलिज्म की भावना को रोज़ करने के लिए अमंग द पीपल. सेम इज़ देयर इन द यूरोप. अब यूरोप में भी यही सब कुछ किया गया. इट इज़ इनफ टू रिप्रेजेंट अ रूल थ्रू ए पोर्ट्रेट और अ स्टैचू. वो कहता है ईजी है अगर हम अपने नेशन को एक पोर्ट्रेट और एक स्टैचू के रूप में देखें. हाउ डज़ वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू ए नेशन. वो अपने फेस, नेशन को, अपने कंट्री को क्या दे रहे हैं, एक फेस दे रहे हैं. आर्टिस्ट इन द 18th एंड 19th सेंचुरी फाउंड ए वे आउट ऑफ यूनिफाइंग ए नेशन. उन्होंने एक तरीका ढूंढा कंट्री को एक करने के लिए. रिप्रेजेंट ए कंट्री इन अ पर्सन. वो कंट्री को एक पर्सन के रूप में देखने लगे. एंड नेशन वर देन पोर्ट्रेट एज अ फीमेल फिगर. और नेशन को तब एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाया जाने लगा. दिस इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन. जिसे क्या कहा गया, दिस इज़ कॉल्ड द पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन. पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन क्या था, व्हेन नेशन इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ फीमेल फिगर. जब नेशन को एक पोर्ट्रेट एज अ फीमेल फिगर, उसको एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाया गया, जैसे कि भारत माता. ऐसे ही जर्मनी में जो दिखाया गया दैट इज़ जर्मेनिया. जर्मेनिया नाम रखा गया उस फीमेल का. ठीक है, फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ रादर इट सॉर्ट आउट टू गिव द कॉन्ट्रैक्ट आइडिया इन द नेशन अ कॉन्क्रीट फॉर्म. दिस इज़ द फीमेल एट दैट बिकम एल्गरी ऑफ द नेशन. और फीमेल को एल्गरी बनाया गया, नेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव्स बनाया गया. ठीक है, तो ये था लोगों में नेशन को देखने का तरीका. और इस तरह से क्या किया गया, इस तरह से उनके अमंग जो नेशनलिज्म की भावना थी उसको रेज किया गया. अब देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी आर्टिस्ट ने क्या एल्गरी यूज़ की थी, लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक. ठीक है, दीज आइडियाज़ वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स. और इन आइडियाज़ को जस्ट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू दिखाया गया था. जैसे वो ब्रेक, लिबरल के लिए वो ब्रेक चेन थी. मैथ्स अगर आपको याद हो क्लास 9th में हमने पढ़ा था, ब्रेकिंग चेन थी, कैप थी. ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने भी इन सब एट्रीब्यूट्स को, लिबर्टी और सब, ब्रोकन चेन, ये देखो दिया हुआ है, लिबर्टी आर द कैप्स और ब्रोकन चेन, वाइल जस्टिस इज जनरली ए ब्लाइंड फोल्डेड मैन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स. ठीक है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ थे. और इन आइडियाज़ को यूज़ किया गया इन द अदर पार्ट ऑफ यूरोप ऑल्सो. ठीक है,
Female allegories are invented by the artist in 19th century to represent the nation. France, she was Christian, a popular Christian name, which underline the idea of people's nation. Her characteristics were drawn from those of liberty, republic, and red cap, tricolor, coquette. ठीक है, statues mania were erected in public squares to remain the public of national symbol of unity and to pursue them to identify with the image were marked on coins and stamps. ठीक है, तो ये फ्रेंच के आइडिया से जिसमें फीमेल फिगर को दिखाया गया और उनको मार्क भी किया गया कॉइन्स पर, स्टैम्प्स में, टू परस्यू द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. ओके, हेयर दिस इज सेम इन जर्मनी. जर्मेनिया बिकम द एल्गरी ऑफ द जर्मन नेशन. जर्मेनिया को जर्मन नेशन की एल्गोरी बनाया गया. In which she represented Germania wears a crown of oak leaf as German oak stand for heroism. ठीक है, उसको ओक का क्राउन पहनाया गया क्योंकि जर्मनी में ओक जो है हीरोज़म यानी कि बहादुर जो है उनको दिखाते हैं, जो हीरो होते हैं. ठीक है, तो इस तरह से लोगों के बीच में नेशनलिज्म की भावना को इंक्रीज किया गया. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आएगा आपके पास नेशनलिज्म एंड एम्पायरलिज्म. बट टुडे आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस. वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय. थैंक यू.